नमस्कार दोस्तों, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर। आज का क्लास है भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां। जैसा कि जानते हैं, पूरे विश्व में भारत एक बहुत तेजी से विकास करता हुआ राष्ट्र है और उसके समक्ष जो अर्थव्यवस्था है भारत की, चूंकि पूरा जो विकास है वो अर्थव्यवस्था पे ही टिका हुआ है। उसके समक्ष जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे कि उसके समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं। तो इस चुनौतियों में सबसे जो महत्वपूर्ण आपका है वो आपका गरीबी, जनसंख्या वृद्धि और बेरोजगारी, साक्षरता दर मतलब शिक्षा। तो गरीबी को देखेंगे, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है पूरे विश्व में कुछ समय पहले तक जैसे मतलब इसका क्रम घटता बढ़ता रहता है, वर्तमान में देखेंगे तो 7वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत मतलब पूरे विश्व में स्थापित है और बहुत तेजी से विकास कर रहा है। वैश्विक लेवल पर देखेंगे तो इसका ग्रोथ लेवल बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। तो इसके समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे और प्रमुख बिंदुओं पे यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, इसमें देखेंगे तो सबसे पहले आता है गरीबी, जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी और साक्षरता दर। ये किस तरह से भारत के अर्थव्यवस्था की समक्ष चुनौतियां उत्पन्न करते हैं उसको हम यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। जैसा कि जानते हैं, गरीबी किसे कहते हैं। भारत में देखा जाए तो गरीबी का आकलन घटता बढ़ता रहता है, कम ज्यादा अपने अपने अनुसार पे। जैसे देखेंगे गरीबी किसे कहते हैं, जिसे जो प्राथमिक मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति न कर सके उसे गरीब कहते हैं। प्राथमिक मूलभूत आवश्यकता जो मानव के जीवन के लिए मतलब उपयुक्त है, जैसे रोटी कपड़ा मकान हो गया या ये सब चीजें हो गई, जो अपने प्राइमरी नीड्स अगर पूरे नहीं कर पा रहा है तो उसे गरीब कहते हैं। अगर देखा जाए तो एक मतलब आंकड़ा बनाया गया था 1961 में, उसमें बताया गया था कि ग्रामीण एरिया में 2400 कैलोरी और शहरी एरिया में 2100 कैलोरी तक जो प्रतिदिन मतलब प्राप्त करता है उसे गरीब की श्रेणी में नहीं रखेंगे। ठीक है, भारत में जो गरीबी है वो 21.9% है। इसमें गांव में ज्यादा गरीबी मिलती है और शहरों में कम मिलती है। गांव में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी ज्यादा मिलती है, ठीक है, और शहरी क्षेत्रों में गरीबी कम मिलती है। ठीक है, 21% देखेंगे। जैसे देखेंगे तो शहरी में जो है वो लगभग 13% आपको मिलेगी गरीबी और ग्रामीण में 25%, इतनी इसमें गरीबी देखेंगे। तो फिर 2009 में एक सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए भारत में गरीबी रेखा के देखरेख के लिए एक समिति का गठन किया गया था। बहुत बड़े क्वेश्चन आ चुका है, सुरेश तेंदुलकर समिति किससे गठित है, तो भारत में गरीबी से संबंधित ये समिति अध्ययन करती है। ठीक है, इसमें बताया गया निर्धनता रेखा के नीचे मतलब निर्धनता रेखा जो भारत में क्राइटेरिया तय की गई है उसके नीचे भारत में 37% लोग निवास करते हैं। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया कि इतने प्रतिशत लोग भारत में। इसमें भी देखेंगे तो ग्रामीण अंचल में ज्यादा गरीबी मिलेगी और शहरी अंचल में कम गरीबी मिलेगी। तो ये गरीबी भी एक मतलब भारत के विकास में बाधक चीज है और इसके उन्मूलन के लिए कुछ प्रयास भारत में किए गए हैं। जैसे देखेंगे पीडीएस, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। आप लोगों के गांव वगैरह में देखे होंगे तो कोटा जो बंटता है जिसपे आपको 35 किलो गेहूं, 25 किलो 15 किलो चावल ऐसे मिलता है। तो वो चावल गेहूं इस समय देखेंगे तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि नवंबर तक मतलब मुफ्त जैसे राशन दिया जाता था उस तरह देने की बात भी की है। तो वो पीडीएस के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, इसका पूरा नाम है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक है, इसके बाद मनरेगा, जैसा कि आप जानते हैं मनरेगा ग्रामीण स्तर पर काम करने वाला एक संस्था है, मतलब सरकारी ये है। इसका नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार योजना। तो इसमें मतलब मनरेगा के अंतर्गत भी देखते होंगे गांव के जो प्रधान वगैरह हैं तो उसके अंतर्गत बहुत सारे लोगों को रोजगार उपलब्ध करा के गरीबी को दूर करने का प्रयास इसमें किया जाता है। तो ये आपका थोड़े से शब्दों में ही कहें, गरीबी का चूंकि मानक नहीं होता और मतलब जो मानक का मतलब ये सरकार द्वारा तो तय कर दिया गया, लेकिन जैसे गरीब किसे कहते हैं तो ये जो आप अगर प्राइमरी नीड मतलब देखें तो जो प्राइमरी नीड्स होती है रोटी कपड़ा मकान, वो जिसके पास नहीं है
उसको गरीब कहा जा सकता है। अगले क्रम में देखेंगे तो जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि बहुत बड़ा फैक्टर है। आप एक सिद्धांत पढ़े होंगे, माल्थस का सिद्धांत, माल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत। इसका मतलब यह था कि माल्थस बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने कहा कि जनसंख्या जो है और खाद्यान्न, जैसे मान लीजिए किसी देश की जनसंख्या कैसी बढ़ती है, जो जनसंख्या है ये आपका ज्यामितीय क्रम में बढ़ती है, ज्यामितीय, जैसे 1 2 4 8 16 ऐसे करके। और जो खाद्यान्न है वो कैसे बढ़ता है, वो बढ़ता है 1 2 3 4 ऐसे करके बढ़ता है खाद्यान्न। इन्होंने जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें की थी कि माल्थस ने जनसंख्या जो वृद्धि का सिद्धांत दिया था, आज भी विश्व परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो बहुत इसका महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि इसी के बिहाफ पर आज जनसंख्या वृद्धि कई सारे देशों में ये आधार देखा जाए तो ये सिद्धांत उस पर लागू होता है। इस पे एक चीज और कहा है माल्थस महोदय ने कि जब बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ जाती है तो जैसे आकस्मिक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, वातावरण परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे युद्ध हो जाए, आपातकाल पड़ जाए, फिर आपका बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, भूकंप आ जाए, ज्वालामुखी फट जाए, या कोई महामारी आ जाए, जैसे वर्तमान में देखेंगे तो कोरोना, वो जैसे महामारी आ जाती है तो जनसंख्या को नियंत्रित कर देती है। तो जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को इन्होंने इस तरह से डिफाइन किया है कि जनसंख्या वृद्धि ज्यामितीय क्रम में होती है। ऐसे देखेंगे तो भारत में जो जनसंख्या वृद्धि है, तो भारत में देखेंगे तो अभी पिछले दशक की जो 2001 था उसमें भारत की जो जनसंख्या थी वो 102 करोड़ थी, 2011 में 121 करोड़ हो गई। अब आने वाली जो जनसंख्या है 2021 में, उसमें हो सकता है 130 करोड़ हो जाए या इससे अधिक हो जाए। तो ये बढ़ रहा है, ये भी भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष एक चुनौती है। जैसे देखेंगे स्वतंत्रता के समय भारत की आबादी लगभग 23 करोड़ थी, ठीक है, तो इस समय देखेंगे तो लगभग 100 कितना हो गया, 121 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार। विश्व में भी बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ा है इधर 300-400 सालों में, ठीक है। ये आपका जनसंख्या वृद्धि भी भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां उत्पन्न करता है। जैसे देखेंगे तो भारत के जो उत्तर के राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज्यादा पाई जाती है। जैसे उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो 20 करोड़ लगभग जनसंख्या पाई जाती है, बिहार में देखेंगे तो लगभग 10 करोड़ पाई जाती है। दोनों को मिला देंगे लगभग 30 करोड़ आबादी, और 30 करोड़ 33-35 करोड़ तो पूरे अमेरिका की आबादी है, संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो दो ही राज्य को मिला देंगे तो इतना हो जाएगा। तो ये जनसंख्या वृद्धि जो है भारत के अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां उत्पन्न करता है। अगला देखते हैं बेरोजगारी, बहुत बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। इसके बारे में क्या कहें, भारत में कई तरह की बेरोजगारी व्याप्त है। एक हमारे सर थे, उन्होंने मुझे समझाया कि भारत में बेरोजगार दो तरह के होते हैं। एक जो होते हैं कथित बेरोजगार होते हैं, एक शिक्षित बेरोजगार होते हैं। जैसे देखेंगे कुछ लोग पढ़ते हैं लिखते हैं, बेरोजगार बैठे हुए हैं, और कुछ लोग बिना शिक्षित होकर भी बेरोजगार बैठे हैं। तो भारत में दो तरह की बेरोजगारी पाई जाती है, एक कथित बेरोजगारी और एक शिक्षित बेरोजगारी। कथित बेरोजगारी का मतलब यह है कि कहते तो हैं कि हम कर लेंगे लेकिन करना नहीं चाहते हैं, उस तरह की भी बेरोजगारी है। और एक होता है वास्तविक बेरोजगारी, वो करना चाहते हैं, उनमें क्षमता भी है लेकिन उनमें नौकरी नहीं है। जैसे देखेंगे तो भारत में सबसे ज्यादा युवा आबादी है, लगभग 65% युवा भारत में है, और इनके काम करने के लिए काम ही नहीं है। जब काम नहीं है तो ये बेरोजगारी को जन्म देता है। और देखते होंगे भारत में इधर से उधर युवा जो है भागते फिरते हैं, 100-200 अगर वैकेंसी निकलती है गवर्नमेंट में, उसमें लाखों तक के फॉर्म पड़ते हैं। तो ये बेरोजगारी भी भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां उत्पन्न करता है। जैसे देखेंगे तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं, प्राइवेट सेक्टर में भी आदमी इच्छुक होते हुए भी नौकरियां नहीं पा रहा है,
जो भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष एक तरह से चुनौती बनता जा रहा है। ठीक है, और इसका बहुत सारा मतलब फैक्ट ये भी है कि जनसंख्या वृद्धि भारत में तेजी से हो रही है, तो बेरोजगारी भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां उत्पन्न करता जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका बेरोजगारी भी एक समस्या है। आगे देखेंगे साक्षरता दर में शिक्षा, भारत में कितना है, 73% शिक्षा है। अब इसमें क्या है, शिक्षित भी दो तरह के हैं, शिक्षित एक वास्तविक शिक्षित है, एक मतलब कथित शिक्षित हैं। एक तो पढ़ लिख के अपना पैसा रुपया पा के डिग्री पा गए, वो मतलब कथित शिक्षित हैं, कह तो दिए कि हम बीए एमए या बीटेक या एमटेक किए हैं या बीएससी एमएससी किए हैं, लेकिन जो पैसे के दम पे या ऐसे मतलब मान लीजिए डिस्टेंस से या अदरवाइज और भी डिग्रियां जो इधर उधर से प्राप्त हो जाती हैं, वो वास्तविक शिक्षा नहीं पाते हैं या वास्तविक शिक्षित नहीं होते हैं। वो एक तरह से बेरोजगारी का ग्राफ ही बढ़ाते हैं। तो जो ये दौर मतलब बेरोजगारी का बढ़ाते हैं, कथित शिक्षित या अदरवाइज अगर सरकारी मतलब सिस्टम में भी आते हैं तब भी वहां पर कार्य नहीं कर पाते हैं, और इसमें एक वास्तविक शिक्षित होते हैं। अगर 73% में देखेंगे तो 20% लगभग कथित शिक्षित निकल जाएंगे, बाकी बचे वास्तविक शिक्षित, और वास्तविक शिक्षित 50% है। 50% में भी मतलब कंपटीशन का युग है, बहुत सारे लोग फाइट करते हैं, उसमें कुछ लोग मतलब राजनीतिक सामाजिक या और भी संप्रदाय या किसी भी रीजन से वो पीछे छूट जाते हैं। तो ये सब सारी जो चुनौतियां हैं इसको लेके भारत जूझ रहा है। साक्षरता दर देखेंगे तो साक्षरता दर भी, शिक्षा भी एक बहुत बड़ी चुनौती है भारत के लिए। शिक्षा बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन पता नहीं क्यों अभी भी देखेंगे तो गांव वगैरह में उच्च शिक्षा की तरफ लोग कम अग्रसर होते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौती है। बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि, गरीबी, शिक्षा, ये सब चुनौती को कैसे फेस किया जाए, सरकार द्वारा क्या क्या किया जाए। आप जितने युवा हैं इसको निकल के मतलब किसी भी मतलब आगे आए, या राजनीति के क्षेत्र में या बिजनेस के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में या विद्युता के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में आगे आए और इन अर्थव्यवस्थाओं के प्रति जो चुनौतियां हैं अर्थव्यवस्था के प्रति उससे लड़ने का प्रयास करें, और इन अर्थव्यवस्था के प्रति जो समक्ष चुनौतियां हैं इसका कैसे उन्मूलन किया जाए, इसका बेहतर से बेहतर उपाय खोजने का प्रयास करें। और जो भारत सरकार कर रही है वो भी इसके प्रति सराहनीय कार्य है। ठीक है, तो ये प्रमुख इसके समक्ष चुनौतियां हो गई।